एंकर नहीं, जब जिस आदमी को ये नहीं पता कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है, वो आज की डेट जिस आदमी को ये नहीं पता कि 45 करोड़ लोग उसी गंगा में डुबकी लगाने आएंगे, उससे मैं क्या बात करूं सुरेंद्र राजपूत? कैसी कमाल की बात कर रहे हैं आप एनजीटी की गाइडलाइंस मुझे पढ़ा रहे हैं, मैंने पूरी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है एनजीटी की, एनजीटी की पूरी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो स्वामी शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा 40 करोड़ लोगों को बीमार करेंगे क्या? ठीक है, अब आपकी बात का जवाब, अब आपकी बात का जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से ले लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी को जरूरत नहीं है। नहीं, आप तय मत करिए किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। आप तो ये तय कीजिए कि राहुल जी की जरूरत देवेंद्र यादव जी की न्याय यात्रा के दौरान है कि नहीं है, प्रियंका जी की है नहीं, आप वो तय कीजिए। आप मेरी डिबेट में किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, वो तय मत कीजिए। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, दिल्ली की लड़ाई को, सुधांशु त्रिवेदी जी, दिल्ली, अच्छा, अब आप काफी बोल लिए सर, और बढ़िया आपने हर रंग दिखा दिया। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी, साफ तौर पर सुरेंद्र राजपूत दिल्ली की लड़ाई को गंगा के झूठे बेटे और यमुना के झूठे बेटे के बीच की लड़ाई बता रहे हैं। देखिए, वैसे तो अगर भारत की राजनीति में सर्टिफाइड रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड जो लोग झूठे साबित हो चुके हैं, तो वो दो ही बेटे हैं। एक राहुल गांधी जी, जो राफेल के मामले में कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सीधी फटकार आई और अनकंडीशनल अपोलॉजी देनी पड़ी कि हाँ जी साहब मैं गलत बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्यापित झूठे हैं। दूसरे हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने अनेकानेक लोगों पर अनाप शनाप आरोप लगाए थे, हमारे अरुण जेटली जी के ऊपर, नितिन गडकरी जी के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं में कपिल सिब्बल जी के ऊपर, मनीष तिवारी जी के ऊपर, फिर लिख के दिया था कोर्ट में, नहीं जी साहब हम झूठ बोल रहे थे, गलती हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये बात कही, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, और सत्यापित प्रामाणिक वैधानिक झूठे का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है वो मैंने बताया। दूसरा, इस देश ने यह भी देखा है कि 1970 में कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और 2013 में, यानी 43 साल में मुसलसल 37 साल इनकी सरकार रही, और उसके बाद ये कह रहे थे अब हम देना चाहते हैं राइट टू फूड, यानी अब 2/3 लोगों को खाना देना है। ये कब? 43 साल में 35-36 साल सीधे शासन करने के बाद। तो ये राजनीतिक उदाहरण है इस बात का कि कौन सच्चा कौन झूठा। और मुझे लगता है अब देश की जनता बहुत प्रबुद्ध हो चुकी है, ओपन मीडिया का जमाना आ चुका है। वो दिन लद गए जब कांग्रेस की दौरे हुकूमत होती थी, केवल दूरदर्शन होता था, केवल आकाशवाणी होता था, अखबारों के ऊपर अनेक प्रकार के नियंत्रण रहते थे, जो आप चाहते थे सच्चा झूठा छपवा लेते थे। अब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है, कोई भी व्यक्ति चाहे तो चीजों को वेरीफाई कर सकता है। फिर भी आपने उसमें भी झूठ फैलाने का बहुत प्रयास किया, जिसका अभी लेटेस्ट उदाहरण है 8,500 रुपए खटाखट भरवाने का किया था, और लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक फोटो में आई थी कि महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गई थी। भाई आपने तो कहा था 4 जून के बाद आके हमारे कार्यालय से रहे। सोचिए, यह सरकार का विषय होना चाहिए था। पॉन्जी स्कीम्स की तरह ये लोग भरवा रहे थे फॉर्म और कह रहे थे कांग्रेस कार्यालय से ले जाना। तो मतलब मुझे लगता है नैतिक दृष्टि से झूठा कौन है, राजनीतिक दृष्टि से झूठा कौन है, और संवैधानिक दृष्टि से झूठा कौन है, ये देश की जनता भली भांति देख चुकी है। और अंत में एक बात और कह दूं, जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि अरे भाई आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे और प्रचंड जीत की संभावना हो जाएगी, मैं उनकी बात का थोड़ा संशोधन करता हूं। नहीं, योगी जी आएंगे उससे पहले राहुल जी आएंगे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी, और फिर जब प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी और अन्य बड़े नेता राजनाथ जी वगैरह आएंगे तो वह संभावना प्रचंड जीत में बदल जाएगी। क्योंकि यह भी एक प्रामाणिक स्थापित सत्य है कि जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी वहां राहुल गांधी जी न्यूनतम गए प्रचार करने के लिए, और जहां बहुत ज्यादा उन्होंने बाएं बाएं चढ़ा दी वहां मामला निपट गया। देखिए, लोकसभा जीतने के बाद इन्होंने लोकसभा में क्या गजब भाषण दिया था, हमने 99 जीत लिया, गजब हमने जीत लिया। और साहब किसी अपोजिशन के लीडर को तो कोई हैसियत पे नहीं रखा। आप राहुल गांधी जी का वो भाषण सुनिए जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद का, उसमें ना शरद पवार जी का एक बार कोई उल्लेख है, उनके प्रति कृतज्ञता है, न ममता बनर्जी के प्रति है, न स्टालिन के प्रति है, न केजरीवाल जी के प्रति है, न लालू प्रसाद यादव जी के प्रति है, न अखिलेश जी के प्रति। बस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई ना, उसका चारों खाने चित। आप बताइए, 6 महीने में जो ज्वार दिख रहा था 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन का, वो ऐसा भाटा आया है कि आज मान लो इंडिया गठबंधन वाले ये कह रहे हो कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए,
ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। वाह, चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आऊं, उससे पहले अनुराग ढांडा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सत्यापित झूठों में अरविंद केजरीवाल का नाम भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने ले दिया है राहुल गांधी के साथ। अनुराग ढांडा। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े भाई हैं, मैं इनकी बात का बुरा इसलिए नहीं मानता क्योंकि मजबूरी है, ये नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। और नफरत फैलाना, गालियां देना, ये भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर प्रचार अभियान है। मैं तो ये देख करके हैरान हूं कि आप आज जिस तरीके से ये खबर चला रहे हैं और जिस तरीके से हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बैकआउट कर गए हैं दिल्ली के कैंपेन से और अब इस कैंपेन को योगी जी लीड करने वाले हैं। ये नूरा कुश्ती कोई, ये जो इनकी लड़ाई है आपसी, ये बीजेपी के अंदर ही तो नहीं चल रही है कि एक बार मोदी जी की लॉबी हावी हो जाती है, एक बार योगी जी की लॉबी हावी हो जाती है। कभी मोदी जी को चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं कैंपेन का, कभी योगी जी को चेहरा बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इनके लिए मुश्किल क्या है, ये नफरत और गाली देने की राजनीति दिल्ली में करते हैं और हम काम की राजनीति दिल्ली में करते हैं। ये जितनी हमें गालियां देंगे हम इनको उतने ही काम गिनाएंगे, तो इनको उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। इनके पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, इनके पास दिल्ली में कैंडिडेट्स ये अभी तक भी मतलब तय नहीं कर पाए हैं पूरे तरीके से। इनके पास दिल्ली में अभी तक मुद्दे इनके फाइनल नहीं है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास चुनाव का कोई नैरेटिव नहीं है। तो इसलिए इन्होंने इस बार क्या रणनीति बनाई है, इन्होंने इस बार पार्टनरशिप करी है। जेडीयू को भी पता लगा है कि ये चुनाव लड़वा रहे हैं दिल्ली के अंदर, फिर पता लगा है कि एआईएमआईएम को भी इस बार लेकर के आए हैं प्रॉक्सी पार्टनर बना के, और कांग्रेस की दिल्ली यूनिट के कुछ नेताओं को भी अपने साथ मिला लिया है। उनसे भी जो इनको कहना होता है उनसे कहलवाते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ मुश्किल पता है क्या है अनुराग भाई? बीजेपी के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इनको मंदिर पे राजनीति तो करनी है, इनको हिंदुत्व पे राजनीति करनी है, लेकिन जब हम पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की बात करते हैं तो ये विरोध में उतर आएंगे, कुछ कुछ तर्क देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इनको अफजल गुरु के ऊपर राजनीति करनी है, लेकिन जो उसको शहीद मानती है पार्टी पीडीपी, उसके साथ ये गठबंधन में सरकार चलाते हैं। इनको दलितों के ऊपर राजनीति करनी है, झुग्गियों में जाके रात को रुकेंगे भी, नौटंकी करेंगे पूरी तरह से, लेकिन संसद के अंदर बाबा साहब का मजाक उड़ाते हैं, उनको गालियां देते हैं। इनको पूर्वांचली समाज के ऊपर राजनीति करनी है, उनका वोट चाहिए इनको, लेकिन ना तो पूर्वांचली समाज को प्रतिनिधित्व देंगे टिकटों के अंदर, और उनको नेशनल टेलीविजन के ऊपर इनके प्रवक्ता गाली देते हैं गंदी गंदी। आज भी इनके एक प्रवक्ता ने इसी तरीके से गाली दी है। रोज का अगर कोई मुद्दा है आज चर्चा का, तो मुझे लगता है अनुराग जी इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि प्रवेश वर्मा ने जो आज नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, उसमें पिछली बार 2019 की अगर बात करें 5 साल पहले, तो इनकी टोटल प्रॉपर्टी थी 3.2 करोड़, 3.2 करोड़, और आज इन्होंने दिखाया है कि इनकी प्रॉपर्टी है 96.5 करोड़। अनुराग जी सोच के देखिए, नोट छापने की मशीन लगा ली है क्या? जमीनों पे कब्जे कर करके कमा रहे हैं, अवैध शराब से कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 27 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई, 27 गुना 5 साल के